हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। खास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आप लोग जानोगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, दैट इज सीडीएस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके इसकी हिस्ट्री क्या है, एट प्रेजेंट सीडीएस कौन है, और हम ये भी जानेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, ठीक है? लेकिन तब तक जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों और फैमिली के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता होगा कि 2019 के दौरान क्या होता है कि 73rd इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे। अब उस दौरान मोदी जी आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, भाषण उनका जो लाल किले में होता है वो भाषण हो रहा था। उसी दौरान एक अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट क्या कि वो जल्द ही एक पोजीशन क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज क्या, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। यानी कि इन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम सीडीएस की नियुक्ति करने वाले हैं। अब जैसी इंफॉर्मेशन लोगों को पता चली तो लोगों ने कहा क्या ये पहली बार, ये मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात क्या ये पहली बार की गई है? तो लोगों को आंसर मिला नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग ना बहुत पहले से चल रही थी। कैसे? अगर मैं 1962 की बात करूं, जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, तो उस दौरान भी ये चीज मतलब बोली जा रही थी कि काश अगर हमारे पास सीडीएस होते तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाती, ठीक है? लेकिन 1962 के दौरान हमने सीडीएस की नियुक्ति क्यों नहीं की? तो उसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था? यहाँ पे अगर हम बात करें अपने नेबरिंग कंट्रीज की, एग्जाम्पल में पाकिस्तान, एग्जाम्पल में अफगानिस्तान, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बांग्लादेश, या फिर एग्जाम्पल ले लीजिए आप म्यांमार का। हम यह देख रहे थे कि जब सेना को बहुत ज्यादा पावर दे दी जा रही थी ना, तो सेना क्या कर लेती थी? ओवरटेक कर लेती थी गवर्नमेंट पे, यानी कि गवर्नमेंट को ही हटा देती थी। तो गवर्नमेंट हमारी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी एकदम बनी रहे और आर्मी कंटिन्यूअसली जो उसका काम है वो करे। लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि आर्मी गलती से भी ये सिविलियन इश्यूज में आए, या फिर आर्मी यहाँ पे गवर्नमेंट चलाए। तो गवर्नमेंट को ये लगा था कि जब आप सुप्रीम पावर आर्मी को दे दोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया में भी तख्ता पलट के केसेस देखने को मिल जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने तब सीडीएस की नियुक्ति नहीं की। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए अलग अलग चीफ बना दिया गया। कैसे? आर्मी के लिए अलग चीफ, नेवी के लिए अलग चीफ, और साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए अलग चीफ। यानी कि सेंट्रल कमांड नहीं दिया, क्योंकि सेंट्रल कमांड दे देते ना तो तीनों आर्मी एक साथ, मतलब तीनों एक साथ हो जाते, जिसकी वजह से डर गवर्नमेंट को ये था कि पता चले ये बाहर की कंट्रीज, जैसे नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे वो वहां पे चीजें हो रही है, वहां ये हो जाए। इसलिए बोला गया कि हम सेंट्रल कमांड नहीं देना चाहते, यानी कि 1962 में रिजेक्ट हो गया। फिर बात आती है कब की? तो फिर बात आती है 1999 की, दैट इज कारगिल वॉर की। जब हम कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि वो हिली एरिया से वो लोग क्या कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आप सभी को समझाऊं तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये लोग जो थे, जो पर्टिकुलरली अटैक कर रहे थे, वो ऊपर से अटैक कर रहे थे और यहाँ से इंडियन आर्मी नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो अगर हमारी आर्मी एकजुट होती, जैसे एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ आर्मी, ये तीनों मिलकर के अगर सेंट्रल कमांड होता, तो हम क्या कर सकते थे? आर्मी कहती है काम करते, मैं हम लोग नीचे से जा रहे हैं, आप लोग ऊपर से अटैक कर लो, यानी कि एयरफोर्स वहां पे आ सकती थी। तो यहाँ पे ये चीज फिर रियलाइज की गई कि कहीं ना कहीं हम सेंट्रल कमांड खो रहे हैं। कोई तो ऐसा पर्सन होना चाहिए ना जो पर्टिकुलरली ये तीनों को साथ में लेकर के चले, जिसकी बातें कोई तो माने। लेकिन 1999 में भी ये चीज नहीं मानी गई। फिर फर्दर क्या? फर्दर अपने पॉलिटिकल चीजें आपने देखी ही है। फिर वहां पे अगर मैं आप सभी को बताऊं कि कारगिल रिव्यू कमेटी का भी यही कहना था कि देखिए सीडीएस की नियुक्ति करना जरूरी है, सीडीएस का होना जरूरी है, क्योंकि बाकी सारे नेशंस में भी हम देखते हैं कि सीडीएस है, तो क्यों ना हमारे यहाँ पे भी हो जाए। लेकिन उस टाइम पे भी सीडीएस की नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है? इसी तरीके से गवर्नमेंट आई गई, उससे फर्क हमें नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई सीडीएस नियुक्त कर दे, लेकिन किसी ने नहीं किया। फाइनली टाइम आता है 2019 का, और 2019 में फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ अब सीडीएस की नियुक्ति होगी। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फाइनली ऑन December 24, 2019, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी मेड द momentous decision to establish the CDS post. Subsequently, on December 30, 2019, the first CDS of India was appointed. यानी कि फाइनली 2019 में जैसे ही 15 अगस्त को मोदी जी कहते हैं, तो वैसे ही लोगों को लगता है कि अब तो सीडीएस का अपॉइंटमेंट होने ही वाला है। और अगर मैं बात करूं 30 दिसंबर 2019 की, तो फर्स्ट सीडीएस जो अपॉइंट होते हैं वो है हमारे जनरल विपिन रावत जी, यानी कि इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन और आ गया होगा कि मैम जब इनको अपॉइंट कर
कर दिया गया, तो हुआ क्या, चलिए ये भी बता दीजिए। तो चलिए फिर इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जानना होगा कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते हो ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मेन हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करोगे तो वहां पे आपको 4 डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बिफोर 2019 आपको टोटल 4 डिपार्टमेंट्स देखने को मिलता था। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ध्यान देना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज DRDO, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यानी कि ये चारों डिपार्टमेंट्स किसके अंदर हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हुआ करती थी और अभी भी आती है। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट्स जो थी ना, वो जनरली किसको टोटल चीजें बताती थी, तो डिफेंस सेक्रेटरी को बताती थी, ठीक है। और फाइनली इन जो डिपार्टमेंट्स के जो भी चीजें हैं वो फाइनली अपडेट किसको किया जाता था, तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको अपडेट कर दिया जाता था। लेकिन कहा गया कि जब CDS की नियुक्ति हो ही गई तो कहा गया ये चारों डिपार्टमेंट्स रहने दो, कोई बात नहीं, एक 5वां डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, CDS होंगे। और यहाँ पे अगर इनको कोई भी अपडेट देना है तो वो फर्दर अपडेट वो उनको नहीं देंगे, दैट इज डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को नहीं देंगे, वो डायरेक्ट अपडेट किसको दे सकते हैं, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को और हमारे प्रधानमंत्री को। यानी कि यहाँ पे जो बीच में हमने जो सर्कल में रखा था ना, उनको कहा कि देखिए आप बाकी वो चीजें हैंडल कर लीजिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो जाए बिटवीन गवर्नमेंट एंड द आर्मी। तो क्या ये चीजें क्लियर हुई, ये टोटल 5 डिपार्टमेंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन थोड़ा सा और कुछ हमें जानना होगा, ठीक है, कि जब आपने CDS की नियुक्ति कर दी तो CDS है कौन, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द थिएटर कमांड सिस्टम इज टू एनहांस कोऑर्डिनेशन अमंग दी 3 ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कारगिल वॉर के दौरान अगर ये हमें पता होता कि देखो हमारी नेवी भी सही है, ठीक है, नेवी की उस टाइम पे जरूरत वैसे थी नहीं, ठीक है, या फिर हमारी एयरफोर्स भी बढ़िया है और आर्मी भी, यानी कि अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट कर पाते तो प्रॉपर मतलब हमारे लिए और आसान हो जाता उस युद्ध को जीतना। लेकिन हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि यहाँ पे ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को हटाने के लिए हमने अब क्या किया, हमने ये तीनों सेनाओं के लिए एक प्रमुख ला दिया जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या ये चीजें क्लियर हुई? आगे देखिए, रेदर देन मेंटेनिंग सेपरेट कमांड फॉर द नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स, इट इंटेल्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिफाइड कमांड लेड बाय अ सिंगल कमांडर। यानी कि अब यहाँ पे सिंगल कमांडर आ गए। आगे देखो, नोटेबली ही डज नॉट पोजेसेस कमांड अथॉरिटी ओवर एनी स्पेसिफिक आर्म फोर्सेस। देखो जनरली जब हम बात करते हैं नेवी के चीफ की, जब हम बात करते हैं एयरफोर्स के चीफ की, या फिर अगर हम बात करते हैं आर्मी के चीफ की, ये जनरली अपना अपना काम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी CDS इनको रिकमेंडेशन देना तो कोई ये नहीं समझेगा कि अरे CDS ने बोल दिया इसका मतलब ये मैंडेटरी है। नहीं, मैंडेटरी नहीं किया गया है। अगर मैंडेटरी कर दिया जाता ना तो फिर वही कंडीशंस हो जाती जो हम लोग बाहर के देशों में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एट प्रेजेंट आप सभी को पता है कि पहले जो हमारे CDS थे वो कौन थे, जनरल विपिन रावत जी थे। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा सकता है वो ये कि अभी यानी कि हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट कौन है हमारे CDS, तो वो है हमारे जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, दे ओवरसीज मिलिट्री अफेयर्स एंड हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इन जून 2022 द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट अपार्ट फ्रॉम द 3 सर्विंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द 3 फोर्सेस, ऑल ऑफ whom are 4 star general serving or retired provided they haven't attained 62 years of age will also be considered for the post of CDS of India। अब इस पॉइंट को समझना कि जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ये तो चीजें क्लियर हो गई कि इनको लाया क्यों गया है, ठीक है। थोड़ा कमांड मतलब सेंट्रल कमांड में लाने के लिए जरूरत था, हमें ये देखना था कि तीनों सेनाओं को किस तरीके से चलाया जाए। किसी के पास तो इंफॉर्मेशन हो कि कोई इंफॉर्मेशन दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नेवी की जरूरत है, ठीक है, ये समझो नेवी है, ये समझो आर्मी है और ये मान लेते हैं एयरफोर्स है, ठीक है। तो जब आर्मी को जरूरत पड़ी एयरफोर्स की तो ये
जनरली ये किसको बताएंगे, तो इन्होंने सीडीएस को बता दिया। तो सीडीएस ने बोला कि अच्छा मतलब ऐसी सी बात है क्या, कोई बात नहीं, मैं एयरफोर्स को बुला देता हूं। यानी कि ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और यही कोऑर्डिनेशन अगर 1999 के दौरान आ जाता तो हमारे लिए और भी चीजें आसान हो जाती। क्या ये चीजें क्लियर हुई? तो अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम जो सीडीएस है वो जनरली किसको अपॉइंट किया जाता है? तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो रिटायर्ड पर्सन है उनको नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो एज होना चाहिए वो 62 ईयर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट का जो आप लोगों को याद रखना है वो ये कि हमारे न्यूज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो है जनरल अनिल चौहान जी। तो इनका नाम आप सभी को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगी। आई होप कि आप सभी को सीडीएस के रिगार्डिंग टोटल इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.